हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो रात को 8:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी साथियों को पता होगा सुबह 11:30 बजे जो है सामान्य ज्ञान का स्पेशल सेशन होता है और रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी का। तो इन दोनों सेशन को आप लोग करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर साथियों सिलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए गए हैं। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे, इसी आधार पर सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। हिंदी की आदि जननी क्या है? बताइए, हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? अपभ्रंश को, संस्कृत को, प्राकृत को और आपका दिया है पाली। सवाल नंबर फर्स्ट का आपका करेक्ट आंसर क्या है? आप सभी साथी आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए, आप देखोगे यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। हिंदी की आदि जननी, संस्कृत को जो है हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। सवाल नंबर दूसरा देखिए, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? बताइएगा। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। लिपि का मतलब दोस्तों क्या है? किसी लैंग्वेज, किसी भाषा को जो है लिखने का तरीका ही लिपि कहलाता है। ठीक है, चलिए। देवनागरी, खरोष्टी, पाली, इनमें से कोई नहीं। आप सभी साथियों को पता होगा ए ऑप्शन करेक्ट है। वर्तमान हिंदी जो है किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। देवनागरी लिपि दोस्तों बाईं तरफ से दाएं की ओर लिखी जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। अगला सवाल, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है? डबल स्टार लगाइए, कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है और कई परीक्षाओं में ये सवाल आ चुका है। बताइए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है? अनुच्छेद 343 1 में। ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड दिया है यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखें, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पर लग चुका है, आंसर देने का प्रयास करिएगा। हिंदी दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? देखिएगा दोस्तों, दो आपका होता है, एक होता है आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस, एक होता है आपका विश्व हिंदी दिवस। अगर आपसे सवाल पूछे कि विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाते हैं, तब आप कहोगे 10 जनवरी को जो है प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस या हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस? ध्यान रखिएगा साथियों, 14 सितंबर 1949 को जो है संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है, अगला सवाल देखें सभी साथी, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र जो है क्या है? मथुरा, वाराणसी, इलाहाबाद। यहाँ पर देखिए 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग बताइए सवाल नंबर 5 का आंसर। चलिए, ब्रज भाषा का जो है केंद्रीय क्षेत्र क्या है? बताइए। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखें, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड जो है स्त्रीलिंग नहीं है? चलिए, छोटी ई, बड़ी ई, री, उसके बाद आपका दिया है बड़ा ओ। चलिए भाई, यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर 3 पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? बताइए, तालु से उच्चारित होने वाला व्यंजन जो है इसमें से आपका कौन सा है? चलिए, च वर्ग के अंतर्गत जितने भी आपके वर्ड आते हैं कौन कौन से? च, छ, ज, झ, य, इनका उच्चारण दोस्तों आपका तालु से होता है। तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। छ का उच्चारण जो हो जाएगा आपका दोस्तों तालु हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें दोस्तों क का उच्चारण स्थान किससे होगा, तो इसका उच्चारण कंठ से हो जाएगा। ढ का उच्चारण स्थान दोस्तों हो जाएगा मूर्धा का। आप लोग बताइएगा म का उच्चारण कहाँ से होता है, जरूर कमेंट करिएगा आप लोग। लुंठित ध्वनि जो है कौन सी है? सवाल नंबर 8 का आंसर बताइए आप लोग। चलिए, लुंठित ध्वनि इसमें से आपकी कौन सी है? आप लोग आंसर करें। ढ, प, य और आपका दिया है
र। आप देखोगे साथियों यहाँ पर जो आपका र है इसे लुंठित ध्वनि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल देख लो, वर्णमाला में अस्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है? 30, 25, 28 और आपका दिया है 21 यानी 21। बताइए वर्णमाला में जो है अस्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? अगर दोस्तों हम बात करें वर्णमाला की, तो वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? ध्यान रखें आप लोग, स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होते हैं। व्यंजन आपके कितने होते हैं दोस्तों? 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है। और बात करें जो है अस्पर्श व्यंजन की, तो 25 जो है आपके अस्पर्श व्यंजन होते हैं। तो बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से दंत वर्ण कौन सा है? बताइए अब इसमें दंत वर्ण आपका कौन सा है? आंसर कर दीजिए आप लोग। चलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप देखोगे साथियों जो स दिया है, ये वाला स, छोटा सा जो है, इसका उच्चारण स्थान दोस्तों दंत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? बताइए प्र, प, पर और आपका दिया है त। चलिए इसमें आप लोग बता दीजिए प्रख्यात में जो है आपका कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? चलिए भाई सभी का आंसर आना चाहिए। आप देखोगे जो भी दोस्त यहाँ पर ए ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल भाई राइट है, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला सवाल, प्रमाण में कौन सा उपसर्ग है? बताइए। चलिए बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, आंसर करिए। लेकिन दोस्तों ऐसे ही सवाल पेपर में बनते हैं, आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा, न बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आते हैं न बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बस सामान्य से प्रश्न आते हैं, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रमाण में कौन सा उपसर्ग है? आप देखोगे प्र जो है ये दोस्तों आपका प्रमाण में उपसर्ग है, ए विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखें, निम्न में से बड़ी ई प्रत्यय से निर्मित शब्द जो है आपका कौन सा नहीं है? नाली, मंडली, नगरी, टोकरी। बताएं। चलिए आपका राइट आंसर क्या है इस सवाल के लिए? आपको आंसर कर दो, फटाफट आंसर कर दो भाई। चलिए भाई आप देखोगे साथियों इसमें नगरी जो दिया है इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है, ना कि इसमें आपस से क्या कह रहा है? ई प्रत्यय। नाली में ई है, मंडली में ई है, लेकिन टोकरी में ई है, लेकिन नगरी में जो है आपका ई प्रत्यय नहीं बल्कि ई प्रत्यय लगा हुआ है। तो ऑप्शन थर्ड वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें सभी साथी, रसोइया शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय है? बताइए रसोइया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? सवाल नंबर 14 का आंसर करिएगा आप सभी साथी। चलो भाई बताइए रसोइया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? जो भी दोस्त यहाँ पर बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। औपचारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? बताइए औपचारिक में कौन सा प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है? सवाल नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा औपचारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? बताइए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर छापेंगे, आप सभी दोस्तों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं, ठीक। ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 16, मनुष्यता शब्द में कौन सी संज्ञा है? चलिए मनुष्यता शब्द में जो है कौन सी संज्ञा है? सभी को पता होना चाहिए भाई इसका आंसर, बताएं। चलिए मनुष्यता आप देखोगे दोस्तों ये आपकी एक भाववाचक संज्ञा है। क्या भाई? भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन आपका जो थर्ड दिया है बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, तन शब्द में जो है कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग और आपका दिया है इनमें से कोई नहीं। बता दो तन शब्द में जो है आपका कौन सा लिंग है? 17, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या है बता दीजिएगा आप लोग। तन शब्द में जो है कौन सी लिंग है? चलिए भाई ये भी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ये आपका पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, से अलगाव किस विभक्ति का जो है बोधक चिन्ह होता है? अधिकरण, अपादान, कर्म का। बताओ। यानी इससे जहाँ पर अलगाव की स्थिति हो जिस वाक्य में, तो वहाँ पर दोस्तों आपका कौन सी विभक्ति का बोधक होता है? बात करें दोस्तों अगर हम कर्म कारक की, तो कर्ता ने कर्म को, इसकी जो है को कारक चिन्ह होता है। अपादान का क्या होता है? से अलग होता है, से अलगाव की स्थिति होती है, तो बी ऑप्शन राइट है। अधिकरण क्या क्या होता है? में होता है, पर होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है, अपादान। अगला सवाल, इनमें से कौन सा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है? बताइए इसमें जो है आपका कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? सोना, खुशी, मनाही, ईमानदारी। चलिए आंसर करिए।
आप लोग भाववाचक संज्ञा इसमें से आपका कौन सा नहीं है। आप देखोगे साथियों जो यहाँ पर दिया है सोना, ये क्या दोस्तों, एक आपका द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये आप सभी जानते हैं ये एक मेटल है, ठीक है, धातु है। और आप देखोगे खुशी, मनाही, ईमानदारी, ये आपका साथियों एक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि फीलिंग है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा, ये रहा आपके सामने। यमुना किस प्रकार की संज्ञा है, बताइए। यमुना जो है किस प्रकार की संज्ञा है, छाप दीजिए सभी लोग आंसर, फटाफट आंसर छाप दीजिएगा। सवाल नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या है बताएं। यमुना किस प्रकार की जो है ये आपकी संज्ञा है। चलिए भाई, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और आपका दिया है भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, यमुना जो है ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए नदी जो है कैसी संज्ञा है, आप कहोगे सर ये आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, लेकिन यमुना नदी जो है ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। ठीक, चलो, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है, सवाल नंबर 21 का आंसर करें। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है, तो ये जो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का एक प्रकार है साथियों। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल ये रहा, आप भला तो जग भला शब्द में कौन सा सर्वनाम है, चलिए बताइए। आप भला तो जग भला, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, इनमें से कोई नहीं। आप भला तो जग भला यानी स्वयं के लिए बात करी जा रही है, क्यों भाई, यानी आपका हो जाएगा निजवाचक। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा, सभी को पता होना चाहिए, सो, कौन, जो, कोई। चलिए बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें जो है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा होगा। कौन क्या है दोस्तों, एक प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जो शब्द जो है कौन सा सर्वनाम है बताइए, जो शब्द जो है आपका कौन सा सर्वनाम है। चलिए भाई, अगर हम बात करें दोस्तों जो शब्द की, तो आप सभी जानते होंगे भाई, जो हो गया, सो हो गया, ये क्या है, ये सभी आपके संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लो, कोई आपसे मिलने आया है में कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। कोई आपसे मिलने आया है, यानी यहाँ पर इस वाक्य में पता नहीं है कि कौन मिलने आया है। चलिए, आप कहोगे सर ये जो है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। बी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट है, सवाल नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये सभी सवाल जो है पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं पेपर में। अगला सवाल, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं बताइए। 4, 3, 2 और आपका दिया है 5, बताएं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 4, 3, 2 और आपका दिया है 5। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए बताएं। बताइएगा, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। जो भी साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। आप कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, 3 प्रकार के दोस्तों आपके वाच्य होते हैं। अगला सवाल ये रहा, यहाँ पढ़ा नहीं जाता है, वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है। 27 का आंसर करिएगा। यहाँ पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयोग हुआ है। चलिए, यहाँ पढ़ा नहीं जाता, यहाँ रहा नहीं जाता, यहाँ बैठा नहीं जाता, यहाँ खाया नहीं जाता, यानी जहाँ पर जिस वाक्य में जो है नहीं शब्द आए, ठीक है, नकारात्मक वाक्य जो रहे, उसमें आप क्या कहोगे, भाववाच्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखें, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में कौन सा काल है बताइए। सुरेश गीत गा रहा था, इसमें बताइए आपका कौन सा काल हो जाएगा। अपूर्ण भूत के अंतर्गत आएगा। क्या दोस्तों, अपूर्ण भूत के अंतर्गत आएगा। बी ऑप्शन राइट है। राम खाता होगा, यह किस काल का उदाहरण है। संदिग्ध भूत, संदिग्ध वर्तमान, सामान्य भविष्य, बताइए।
राम खाता होगा। चलिए आप लोग आंसर करिएगा। राम खाता होगा यह किस काल का उदाहरण है? चलिए भाई, अब यहां पर दोस्तों आप देखोगे क्या हो जाएगा भाई, संदिग्ध वर्तमान होगा। क्या भाई? संदिग्ध वर्तमान होगा। यानी यहां पर देखिए कहा गया कि राम खाता होगा, यानी ये पता नहीं है, कंफ्यूजन यहां पर क्रिएट हो रहा है कि राम खाता होगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर संदिग्ध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? किसी अन्य जीव का आदमी में परिवर्तन होना, आदमी जैसा दिखना, अच्छा व्यवहार सीखना, इनमें से कोई नहीं। 30 नंबर का आंसर करें आप लोग। आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 30 का राइट आंसर क्या है? अच्छा व्यवहार सीखना। जो भी दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है बताइए। चलिए 31 का आंसर करें। आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा बताओ। चलिए, आँख खुलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ज्ञान होना, भ्रम में पड़ना, आँख किरकिराना, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? ज्ञान होना। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल ये रहा, नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? मदद करके मदद की उम्मीद करना, घृणा के बदले प्रेम करना, उपकार करके उपकार की बात भूले जाना, कष्ट सहकर परोपकार करना। बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताओ। आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। ऑप्शन 3 वाले दोस्त यहाँ पर राइट है। लास्ट में मतलब नाम स्कोर आप लोग ज़रूर बताइएगा। देखिए आप लोग कितने सवालों को सही करते हैं। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आंसू बहने न देना, अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, गुस्सा होना, चुपचाप दुख सह लेना। सवाल नंबर 33 का राइट आंसर क्या है आप सभी को पता होना चाहिए। जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर वो बिल्कुल राइट है। चुपचाप दुख सह लेना यानी आंसू पीकर रह जाना। अगला सवाल ये रहा, किताब का कीड़ा होना, इसका उपयुक्त अर्थ क्या है बताइए। किताब का कीड़ा होना, बहुमूल्य वस्तु को नष्ट करने वाला, बहुत अधिक पढ़ने वाला, ज्ञान का दुश्मन, इनमें से कोई नहीं। बताइए किताब का कीड़ा होना, इसका उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा? आप देखोगे साथियों राइट आंसर हो जाएगा बहुत अधिक पढ़ने वाला। आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ क्या है? 35 का आंसर करें। रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ क्या है? निराश हो जाना, प्रतीक्षा करना, पता लगाना, समय नष्ट करना। आपका सही उत्तर क्या है साथियों? आप देखोगे ऑप्शन नंबर जो बी दिया है करेक्ट हो जाएगा। प्रतीक्षा करना ऑप्शन नंबर बी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल ये रहा, आमरण में जो है कौन सा समास है बताएं। आमरण में जो है आपका दोस्तों इसमें कौन सा समास हो जाएगा आप लोग बताइएगा। तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व और आपका दिया है कर्मधारय समास। 36 का राइट आंसर क्या है बताइएगा। आमरण में जो है कौन सा समास है? आप देखोगे साथियों राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। क्या भाई? अव्ययी भाव समास। आप बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पहला पद दोस्तों आपका अव्यय है, या आप कह सकते हो यहाँ पर देखिएगा आमरण, पहला पद यहाँ पर अव्यय है, या पहला पद आप कह सकते हो जो है उपसर्ग है। ठीक है, आप बीती में जो है कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, इनमें से कोई नहीं। आप बीती में जो है कौन सा समास है? चलिए बताइएगा। चलिए भाई आंसर करेंगे आप लोग। आप बीती में यहाँ पर आपका कौन सा समास हो जाएगा भाई? जो भी दोस्त जा रहे हैं तत्पुरुष समास पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल, यथासंभव में कौन सा समास है? सभी का आंसर आना चाहिए। यथासंभव में जो है आपका कौन सा समास है? यथासंभव में दोस्तों आप देखोगे इसमें भी आपका क्या है? ये भी आपका अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है। बी ऑप्शन आपका राइट है। सवाल नंबर दोस्तों 39 आपकी स्क्रीन पर लग गया है। नीलांबर में कौन सा समास है बताइए। चलिए, नीलांबर में जो है आपका साथियों कौन सा समास है? इसका समास विग्रह दोस्तों क्या हो जाएगा नीलांबर का? ध्यान रखें आप लोग, नीला अंबर। ठीक है, नीला है जो अंबर। तो आप देखोगे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या भाई? कर्मधारय समास। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है।
अगला सवाल, चौराहा में कौन सा समास है बताइए। चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग आंसर कर सकते हो। चलिए भाई, जो भी साथी यहाँ पर इस क्वेश्चन पर ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। चौराहा में जो है ये दोस्तों आपका द्विगु समास है। द्विगु समास में आप सभी जानते हैं पहला पद जो है संख्यावाची होता है। तो साथियों यहाँ पर हमने 40 सवालों को कवर किया है और यहाँ पर ये वही सारे सवाल थे जो पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं पेपर में। तो आप लोग बताइए कि इन आप लोगों ने इन 40 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल सही करने का प्रयास किया है। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी में लग चुके हैं, तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से यहाँ से साथियों आपको हेल्प मिलेगी। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं और आप लोग सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की क्लास ज़रूर करें और रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की क्लास आप लोग ज़रूर अटेंड करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।